हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर में हम लोग आज कर रहे हैं 18 नवंबर का पेपर। 18 नवंबर का कौन सा? सेकेंड शिफ्ट का पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक का। इसके पहले हम लोग 17 नवंबर के तीनों सेट लगा चुके हैं। 17 नवंबर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट और सब में दो पार्ट, और 18 वाले में से फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एक सेट लगा चुके हैं हम लोग। एक सेट का मतलब पार्ट 1 लगा चुके हैं, पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं। इसके बाद हमें 18 नवंबर का एक सेट बचेगा इवनिंग वाला, जिसके 2 पार्ट होंगे। तो आज वाले को लेके 3 और आज वाले को छोड़ के 2 और बचेंगे। ये पेपर हुए थे 2022 में, 2022 की भर्ती भी थी। तो इसी के साथ स्टेनोग्राफर का काम खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों का पेपर भी 12 तारीख से है ना, तो अब उसके बाद आप मॉक लगाते रहिए। मॉक आप लगा भी रहे होंगे, आगे भी आप मॉक कंटिन्यू रखिएगा पेपर के एक दिन पहले तक का। नया कुछ मत पढ़िए, नए रूल्स, नए ग्रामर नहीं। हाँ, जो अभी रूल्स फंस रहे हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप अपनी कॉपी जरूर देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक और से पढ़ने मत बैठिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, कल वाले में ही अटैच्ड था, उसी में 100 क्वेश्चन थे। आज में अलग से पीडीएफ नहीं डालना पड़ेगा, हालांकि वही लिंक आज भी अटैच रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। क्योंकि हम लोग 50 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें करना क्या है? साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका बताना है? एग्जैगरेशन का। एग्जैगरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ा करके, हाइपरबोलिक स्टाइल में होता है। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एक्चुअल से ज़्यादा, ठीक है। तो एग्जैगरेट करेंगे तो एम्पलीफाई करेंगे। देखो एम्पलीफाई क्या करता है? एम्पलीफाई किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। हालांकि एम्पलीफाई फिजिक्स का वर्ड है जो साउंड के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। मतलब आपकी आवाज़ अगर धीमी है, जैसे हम लोग हैं, तो देखिए माइक लगा लिए हैं, माइक लेके लगा लेते हैं तो क्या होता है? आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है। ये तो रिकॉर्ड करने के काम आती है, लेकिन जब आप कहीं पे बोल रहे हो और वो माइक लगाकर आपकी आवाज़ को बढ़ाया जाता है तो उसको एम्पलीफाई कहते हैं। एम्पलीफायर इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एम्पलीफाई करना बढ़ाने के लिए होता है, तो आपका आंसर फिलहाल यही हो गया। और देखिए सिग्रीगेशन क्या होता है? अलग कर देना। मान लीजिए आपके साथ में 5 लोग हैं, एक को आपने अलग कर दिया तो सिग्रीगेट कर दिया। फोर्टिफिकेशन किससे बना है? एक वर्ड फोर्ट से। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। तो फोर्टिफाई करने का मतलब होता है किला। क्यों बनाया जाता है? किला बनाया जाता है मजबूत करने के लिए महल को। तो फोर्टिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना। और एडिशन क्या होता है? मैथमेटिक्स का वर्ड है जिसका मतलब प्लस हो जाता है। चलिए, सारे वर्ड हो गए, आपका आंसर पहला वाला है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा साइज में छोटा है, ठीक। सोचिएगा, जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो साइज में छोटा हो जाएगा, जब क्वेश्चन छोटा होगा तो साइज में बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन साइज में। आगे लिखा हुआ है, देखो, आई हैव जस्ट बॉट अ कार। मैंने हाल ही में अभी एक कार खरीदी है। सेड अमर, अमर ने ऐसा बोला। तो सेड पास्ट में है, तो पास्ट में होने का मतलब हैव का हैड हो जाएगा, और आई अमर है तो ही हो जाएगा ही हैड जस्ट बॉट अ कार, ये हो गया। बट इट इज़ नॉट इंश्योर्ड, इट इज का मतलब क्या हुआ? ये वाज हो जाना चाहिए, बट इट वॉज नॉट इंश्योर्ड देन। सो आई अमर है इसलिए ही हो जाएगा, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर यू, यू किसको कह रहा है? यहाँ दिया तो नहीं है, लेकिन मी मान लेते हैं, मी से कहा गया होगा। आंसर देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ही हैड जस्ट बॉट अ कार बट इट वाज नॉट इंश्योर्ड टिल देन सो ही कुड नॉट टेक मी फॉर अ राइड। यहाँ तो एकदम ठीक है, हैड नॉट लिखा, वाज नॉट लिखा, और सारा ही आई ही हो गया है, यू को भी बदल दिया मी में, ठीक है। ये एकदम से सही लग रहा है। अभी देखते हैं और को। तो यहाँ लिखा है सेड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ कार बट ही वाज नॉट, इट वाज नॉट इंश्योर्ड टिल देन सो ही कुड नॉट टेक मी फॉर अ राइड, ठीक है ना। अब इसमें ही वाज नॉट इंश्योर्ड, इट वाज नॉट, ठीक है। चलिए, इसमें भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, अमर सेड दैट ही जस्ट बॉट। अब देखो, जस्ट बॉट लगा दिया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जबकि हैड में होना चाहिए था। तीसरा गलत हो गया। और इसमें चौथे वाले में देखो क्या लिखा है? ही कुड नॉट। कुड नॉट के बाद ये क्या? टेकन लगाया हुआ है, तो कुड नॉट टेक होना चाहिए था, है कि नहीं?
कुड नॉट टेक होना चाहिए था। अब रहा मैटर पहले और दूसरे का, तो पहले और दूसरे में हमें थोड़ी और माइन्यूट स्क्रूटनिंग करनी पड़ेगी, वर्ब से तो काम बना नहीं। अब ये वाला चौथा तीसरा नहीं होगा, श्योर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब जरा मैं क्लियर कर देता हूँ तो थोड़ा और मौका मिले हमको। यहाँ पे लिखा है कि आई हैव जस्ट बॉट आकार, आकार यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिखा है कि ही हैड जस्ट बॉट द कार, यहाँ कार के पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया। देखो वर्ब वाला मैटर एकदम से ठीक था, प्रोनाउन चेंज किया वो भी एकदम ठीक था। अब दोनों में स्क्रूटनिंग करने पे पता चला कि यहाँ पे लिखा है बॉट आकार, यहाँ लिखा है बॉट द कार, और क्वेश्चन में क्या लिखा है बॉट आकार, तो आकार को द कार क्यों बनाएंगे, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक बचा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमने आपसे कहा आप वर्ब को पकड़ के चलिए, अच्छा ठीक है, वर्ब और प्रोनाउन कर लगा के हमने सारे दो छांट लिए। अब दो ऐसे थे जिनमें वर्ब और प्रोनाउन दोनों चीज़ें सही हैं, फिर क्या किया जाए, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, कोई किसी वजह से तो एक गलत निकालना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि कार के पहले जो क्वेश्चन है उसमें आ लगा हुआ है। अच्छा कोई ऐसा रूल नहीं है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जिसके पहले आ लगा होगा उसको दा कर देंगे, ऐसा तो कोई रूल है नहीं, ठीक है। इंडेफिनिट को डेफिनिट बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक। अब समझ गए, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है जी, बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब साइनोनिम आना है। क्रूड, क्रूड क्या होता है, क्रूड देखो आप साइंस तो पढ़े ही होंगे, जब कोई चीज़ ज़मीन से कोई मिनरल खोद के निकाला जाता है तो क्रूड फॉर्म में होता है, मतलब साफ़ नहीं होता है। तेल वगैरह निकाला जाता है तो अशुद्ध होता है, साफ़ नहीं होता, उसको रिफाइनरी में साफ़ किया जाता है, तो जब रिफाइन किया जाता है उसको, ठीक है ना, मतलब वही नेचुरल जिस रूप में जिस ढंग से वो हमें ज़मीन के अंदर से मिला था, तो वो नेचर में जिस तरह से होता है वो क्रूड होता है। उसके बाद फैक्ट्री में लाके साफ़ करते हैं तो रिफाइंड हो जाता है। तो प्रोसेस्ड क्या हो जाएगा, ये तो शुद्ध किया हुआ हो जाएगा, ये अपोजिट लग जाएगा। नेचुरल मतलब जैसा नेचर में पाया गया, ये ठीक है। डैम्प मतलब नम के लिए लगता है, जहाँ नमी होती है, इसका कोई लेना देना ना साइनोनिम ना एंटोनिम। रिफाइंड का मतलब वही प्रोसेस्ड हो गया, साफ़ किया हुआ हो जाएगा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा, लगेगा नहीं। फिर कौन सा आएगा, नेचुरल वाला आ जाएगा। अब आगे आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है 54। यहाँ क्या करना, एरर है, तो लिखा है सी विल बी अ सक्सेसफुल लायर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सी विल बी, वो हो जाएगी, वो बन जाएगी या वो होगी एक सक्सेसफुल लायर, एक सफल वकील, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई एरर नज़र तो नहीं आ रही है। सी के साथ विल लगा है, बी लगा है, असक्सेसफुल लायर, लायर के लिए आ लगा हुआ है, सक्सेसफुल इसका एडजेक्टिव है, इन फ्यू ईयर्स के लिए लगा हुआ है, ये भी ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक तो है, कोई एरर नहीं है। तो ज़बरदस्ती ना करो भैया, ठीक है। तो पहला वाला हो गया, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 55 में क्या है, फिर वही इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट करना होगा। द रिपोर्टर सेड, से रिपोर्टर सेड हो गया, सेड में यहाँ जहाँ दैट लगा इन्वर्टेड कामा लगा दो। एन इवेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा ठीक है, हैड बीन ऑर्गेनाइज, तो हैड बीन के मतलब यहाँ वाज ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, क्योंकि रिपोर्टर अगर कोई बात कह रहा है तो पास्ट में घटना घट गई होगी तभी तो कहेगा, प्रेजेंट में तो होगा नहीं। अच्छा आगे लिखा है प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का मतलब क्या होगा, प्रीवियस डे का मतलब यस्टरडे होगा, यस्टरडे का मतलब क्या हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला मैटर है नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में नहीं। इवेंट जो है खुद ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड होगा, है कि नहीं। तो इवेंट हैड बीन, तो वाज लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला देखो रिपोर्टर से लेटेस्ट कहाँ लगाओगे भैया, ये तो प्रपोजल में आ जाएगा। दूसरा रिपोर्टर सेड एन इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ तो ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंट यस्टरडे, तो प्रेसिडेंट के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सेंटेंस हमको दूसरा वाला एकदम से ठीक लग रहा है। तीसरे में देख लें, एन इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, तो अगर इज लगाओगे, टुडे लगाओगे, तो फिर यहाँ पे प्रीवियस डे ना लगा होता, ठीक है। आगे आ जाओ, एन इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ यस्टरडे लगा है, यस्टरडे तो ठीक है, लेकिन इज नहीं होना चाहिए, इज होता तो हैड बीन नहीं वाज होता, बल्कि
ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, केवल दूसरा वाला सही होगा। अब आओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 56, बताना क्या है साइनोनिम किसका, सीजर का। सीजर देखो SEIZE, पहले ये देखो, इस सीज का मतलब होता है जब्त करना, कोई चीज़ कन्फिस्केट कर लेना, ठीक है। इसी सीज को नाउन बनाया गया है सीजर, ठीक है, तो जब्ती ये हो जाएगा। तो गवर्नेंस तो प्रशासन के लिए लगेगा, ये होगा नहीं। अच्छा, बताना साइनोनिम है। डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, ये प्रदर्शन के लिए लगेगा, ये भी नहीं आएगा। कैप्चर मतलब कोई चीज़ कैप्चर कर ली, पकड़ ली, ले ली, ये तो हो सकता है, ठीक है। और स्टीलिंग मतलब चोरी करना नहीं, जब्त करना होता है वो, चोरी करना, जब्त करना कानूनी प्रक्रिया होती है, चोरी करना गैर कानूनी है। तो क्या लगाओगे, कैप्चर यूज करोगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटोनीम बताना है और अंडरलाइन किया हुआ है सेवरी, ठीक है। चलो देखते हैं। अनटिल रिसेंटली 3D प्रिंटिंग्स हैज़ बीन शुगर बेस्ड। अनटिल रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले तक, हाल ही तक जो 3D प्रिंटिंग्स होती थी वो क्या होती थी, शुगर बेस्ड होती थी, ठीक है, मतलब चीनी पड़ी होती थी। बट टेक्नोलॉजी इज एमर्जिंग दैट, अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब नई टेक्नोलॉजी एमर्ज कर रही है, दैट रिलायबली पेंट्स, जो कि बहुत भरोसे ढंग से कैसे करती है, प्रिंट करती है सेवरी एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। सेवरी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे सेवरी मतलब होता है ना, टेस्टी टाइप का होता है सेवरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वही मतलब शुगर टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्वीट मतलब होता है मीठा, है कि नहीं। और मस्टी का मतलब क्या हो जाता है, मस्टी मतलब होता है ना जैसे बासी टाइप का होता है, जिसमें फफूंद पड़ गई हो, ऐसे बासी। पगनेंट का मतलब क्या होता है, ये तीखा होता है, कड़वा होता है, कटु होता है, हालांकि। अच्छा, रैंसिड का मतलब भी होता है बासी, ठीक है। तो ये सब खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ हो गया सेवरी। अब सेवरी के लिए आप क्या लगाओगे, फिर आप लगाओगे स्वीट लगाओगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सेवरी एंड फ्रेश लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा लाइन, ये मतलब 58 पर है। 58 पे क्या कर रहे हैं कि आपको खाली जगह भरनी है। लिखा है द थीफ डैश इंटर्ड द हाउस, चोर घर में घुसा। कैसे घुसा, मैनर बताना है। तो चोर घर में घुसेगा तो हल्ला मचा के तो घुसेगा नहीं, कैसे घुसेगा, चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक घुसेगा। तो चुपचाप शांतिपूर्वक में एकदम शांति से घर में घुसने के लिए क्या आएगा, QUIE और T होना चाहिए। एक होता है QUITE होता है, तो ये क्वाइट एडवर्ब होता है, ये नहीं लगेगा। शांत के लिए QUIET होता है प्लस LY लगा दो, QUIET होगा उसमें LY लगा दो, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बाकी ये सब नहीं होंगे। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 का। इन्होंने कहा 59 में कि ही इज एबल टू प्ले फ्लूट। तो ही इज एबल टू प्ले फ्लूट, प्ले फ्लूट तो नहीं होगा, प्ले के बाद फ्लूट के पहले दा लगना चाहिए। देखो, जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, प्ले करते हैं, ख़ास तौर से इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के सेंस में आता है, बजाने के सेंस में आता है, तो उसके पहले द ज़रूर लगता है। और एक प्रीपोजिशन होता है ऑन आता है, ठीक है। प्ले ऑन द फ्लूट होना चाहिए यहाँ पे ठीक से। तो क्या होगा, ही इज़ एबल टू प्ले ऑन द फ्लूट। अब जाके ये क्वेश्चन सही होगा, तो आपका चौथा वाला आंसर होगा। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 है। करना क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ। मतलब इसमें से ढूंढ के बताओ कि कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं, अब की बात करेक्ट ढूंढना, कौन सा सेंटेंस है। चलो ढूंढते हैं सब में गलतियाँ। तो द स्कॉलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एन साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट के पहले एन है, ठीक है। साइंटिस्ट कंसोनेंट से शुरू हो रहा, तो एन नहीं लगेगा, एक, ये गलती हो गई, यहाँ छोड़ देते हैं इनको। स्कॉलिस्टिक आर्गूमेंट्स, देखो आर्गूमेंट्स क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है और इसके पहले आ लगा दिया। तो भाई देखो आर्गूमेंट्स प्लूरल हैं, इसके पहले हम एन नहीं लगा सकते, सिंगुलर कर देता है ना, आ लगा दोगे तो दो गलत हो गया। चलो द स्कॉलिस्टिक आर्गूमेंट्स ऑफ अ साइंटिस्ट हैड एन ग्रेट इम्पैक्ट। अब ये ग्रेट में क्या निकल रहा है, कंसोनेंट है, तो इसके पहले एन नहीं लगा सकते। अब तीन तो गलत मिल गए हैं, अब
चाहे पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, ऐसे ही लगा लो। हाँ, पढ़ देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि यार अपने मन का। देखो, द स्कॉलिस्टिक आर्गूमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट, कोई मिस्टेक है? नहीं है। हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट पे आ लगा है ना नाउन, ऑन द विजिटिंग स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। आगे आ जाओ बच्चा अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 61 का। 61 में क्या कर रहे हैं? देखो, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है, अगर गलती है तो करना, नहीं तो ना करना। ठीक है, लिखा है कि सम चिल्ड्रन सरप्राइजिंगली टेक ऑन देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन अपीयरेंस। कुछ ऐसे, बड़े आश्चर्य की बात होती है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपीयरेंस में, दिखने में अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर चले जाते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि वो अपने दादाजी पर गया है, वो अपने दादाजी की तरह दिखता है, तो जब हम कहते हैं ना कोई बच्चा किसी पर, शक्ल सूरत में किसी पर गया है, तो इसके लिए हम लोग टेक आफ्टर यूज करते हैं, टेक ऑन नहीं, टेक आफ्टर यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे? टेक आफ्टर लगाओगे, तीसरा वाला होगा। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका 62। इसमें क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस बनानी है। किसकी? द लायन वाज चेजिंग द स्टैग बिहाइंड द बुश। ठीक है, तो झाड़ियों के पीछे एक शेर किसी स्टैग का पीछा का, स्टैग 12 सिंघा होता है। तो वाज चेजिंग, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म को क्या करना पड़ेगा आपको? बीइंग करना पड़ेगा। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो सबसे पहले बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ही ढूंढ लो ना। तो ये हैड बीन है, होगा नहीं। वाज चेज्ड होगा नहीं। बीइंग कहाँ दिया? इज बीइंग दिया, वाज बीइंग दिया। अब बीइंग दो में लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है? वाज दिया हुआ है। जब वाज हो तो उसको हम इज क्यों बनाएंगे भैया? ठीक, समझ गए ना। तो ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। एक इडियम दिया है, मीनिंग बताओ। यहाँ टेक अवे योर ब्रीथ। तो टेक अवे योर ब्रीथ, ये इडियम है। इसका क्या मतलब होगा? टेक अवे योर ब्रीथ का मतलब होता है, टेक अवे मतलब आपकी सांस को जो दूर ले जाए। और सांस दूर ले जाने के मतलब आपकी सांसें रुक गई। सांसें रुक जाने का मतलब क्या हो? जब आप बहुत चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब आपकी सांसें रुक जाती हैं, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं जी। तो एस्टोनिशिंग मतलब एकदम आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, ये है हमारा आंसर। फॉलिंग इन लव, टेक अवे योर ब्रीथ मतलब कोई तुम्हारी सांसें ले गया, इसका मतलब तुम प्यार कर बैठे किसी से, किया नहीं। ये फिल्मों में होता होगा ना, लिटरेचर में, रोमांटिक में होता है इस ढंग के। वो कैब में, ग्रामर में नहीं होता। ग्रामर में टेक अवे योर ब्रीथ का मतलब चौंक गए हो, आश्चर्यचकित हो, सांसें रुक गई हैं ना। प्यार वार में पढ़ना नहीं, आंखें चार होना नहीं है ये। ठीक है, एग्जॉस्टिंग, थक जाना नहीं है, किलिंग भी नहीं होगा। ठीक है ना, कि मार के आंखें निकाल ले गए, वो सब नहीं होना है। आगे आ जाओ 64 में। ठीक, 64 में क्या है? फिर से एरर की कहानी है। लिखा है बाय नेक्स्ट मार्च, बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक। लिखा है कि वी विल हैव, ओ हो, विल के साथ हैड लगाया भैया। तो विल के साथ हैड नहीं, क्या होना चाहिए था? विल हैव लगेगा ना। आगे लिखा है फॉर 10 ईयर्स, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक हम वहाँ पे 10 साल से रह रहे होंगे। तो ठीक है, वो फार के साथ टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया, फार के साथ 10 ईयर सही है। तो भाई विल के साथ ना हैज और हैड नहीं लगा सकते। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम हैज या हैड नहीं लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो विल हैड भी नहीं, विल हैव बीन हो जाएगा। तो अब एरर कहाँ हो गई? ये वाली हो गई, विल हैड बीन। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 65। फिर एरर है, लिखा दे कम टू मी। ठीक है, दे कम टू मी, कोई बात नहीं, वो मेरे पास आते हैं। यस्टरडे का मतलब आए थे। ठीक है, अब कल की बात है ना, कल की बात है तो कम नहीं होगा, कल की बात होगी तो पास्ट में होगा, और ये क्या होगा? केम होगा। तो कहाँ है केम? कम, ये लिखा हुआ है कम, ये गलत हुआ, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब अगला है आपका क्वेश्चन 66। इसमें इनडायरेक्ट बनाना है। किसका इनडायरेक्ट बनाना है? द टीम मैनेजर सेड, टीम मैनेजर ने कहा, क्या कहा? कि लेट्स हैव सम फ्रेशमेंट। ठीक है, तो चलो थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, मतलब थोड़ा आराम करते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, लेट्स हैव। तो अब क्या होगा? इन्होंने सजेस्ट किया। तो लेट अस का जब भी आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो लेट अस का इनडायरेक्ट में क्या बनता है? वी शुड बनता है। ठीक है, वी शुड बनेगा या तो दे शुड बनेगा, है कि नहीं? अगर मैनेजर भी शामिल होगा तो दे शुड, वी शुड हो जाएगा, दे शुड। देखो जो भी मिल जाता है हमारे को।
द टीम मैनेजर रिग्रेटेड, भैया रिग्रेट नहीं किया है यार। अब कोई किसी से कहेगा चलो चाय पीते तो हम पछता रहे हैं थोड़े, तो रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा, ये इन्होंने कहा सजेस्टेड कहा है कि नहीं। तो सजेस्टेड में द टीम मैनेजर सजेस्टेड दैट वी मे कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, द टीम, चौथा वाला ये तो सब गड़बड़ होता जा रहा है। द टीम मैनेजर सजेस्टेड अस टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, तो कुछ गड़बड़ कहानी लग रही है इनकी। अब हम दूसरे वाले में चले जाएं या चौथे वाले में चले जाएं, हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है। चलो भैया, ये दोनों तो गलत हो गए। अब ये रिक्वेस्टेड तो ये रिग्रेटेड तो है नहीं, ये रिग्रेटेड नहीं है, तो अब हम रिक्वेस्टेड और ये गलत और ये गलत हो गया, अभी में लगा हुआ है। अब बचा है कि द टीम मैनेजर रिक्वेस्टेड दैट वी शुड हैव सम रिफ्रेशमेंट या द टीम मैनेजर सजेस्टेड अस टू हैव सम रिफ्रेशमेंट। तो ये ग्रामेटिकली सही ये भी है और सही ये भी है। अब ग्रामर सही है, वी शुड हैव, ठीक है, ग्रामर सही है। टोन में आ जाओ, जो सेंटेंस की टोन है। टीम मैनेजर ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं, तो ये टीम मैनेजर की रिक्वेस्ट होगी, क्या रिक्वेस्ट होगी या सजेशन होगा। तो अब रिक्वेस्ट में और सजेशन में अगर तौलेंगे तो रिक्वेस्ट हल्की पड़ेगी और सजेशन भारी पड़ेगा। ग्रामर दोनों की सही है। तो अब यहाँ पे टोन चेक की जाएगी, टोन रिक्वेस्ट की थी या सजेशन की थी, तो ये टोन रिक्वेस्ट की नहीं थी, सजेशन की थी, ठीक है ना। जब खुद भी शामिल होते हैं तो रिक्वेस्ट थोड़े करते हैं, जब हम केवल आपसे कोई काम करने को कह रहे होते तो रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे भी वो काम करना है तो रिक्वेस्ट नहीं सजेशन होगा, ठीक है, इसलिए चौथा होगा। आगे आ जाओ भाई। अब 67 में पैसिव वॉइस में चेंज करना लिखा है, मैरी वाज कुकिंग द मील। भैया कुकिंग का मतलब क्या हुआ, वाज के साथ बीइंग लगेगा, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहले वर बीइंग यहाँ दिया हुआ है और यहाँ बीइंग दिया नहीं है, इसमें वाज बीइंग दिया है। अब यह है कि मील जो है खाना है, वो वर तो लगेगा नहीं, सिंगुलर होगा, तो फिर ये वाला चौथा वाला हो गया। आगे आ जाओ। अब आओ 68 में। 68 में क्या कह रहे हैं, देखो, रोजा विल हैव ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी इन 4 ईयर्स। वो आने वाले 4 सालों में क्या हो जाएगी, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगी। तो विल हैव मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना 4 साल में। तो देखो, जब हम विल हैव लगाएंगे तो ग्रेजुएट की क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रेजुएटेड होना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा है ग्रेजुएट फ्रॉम, वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएटेड फ्रॉम। तो आपको एरर कहाँ मिल गई, पहले वाले मिल गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 69। साइनोनियम बताना है किसका, कन्फेस का। और कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हम कहते हैं हाँ मैंने चॉकलेट चुराई थी, तो ये कन्फेस किया, आपने अपनी गलती मानी है। साइनोनिम क्या होगा, डिसिमुलेट हो गया कि एक्नॉलेज हो गया कि वेल हो गया कि डिनाई हो गया। अब आप बताओ। तो भाई देखो, एक्नॉलेज का मतलब होता है ना जब हम अब कोई बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्नॉलेज कर लेने का मतलब क्या हुआ, कन्फेस कर लिया। जैसे एक्नॉलेज करते हैं तो हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कन्फेस का साइनोनिम हो गया। डिसिमुलेट का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है छल कपट करना, ठीक है, तो ये तो लगना नहीं है। वेल का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को कवर कर देना। जैसे जो घूंघट डालते हैं उसको भी वेल कहते हैं, तो कवर करना, ढकने के लिए होता है। और डिनाई का मतलब क्या होता है, नकार देना, इनकार कर देना होगा। तो स्वीकार करने के लिए क्या लगाओगे, एक्नॉलेज लगाओगे। और डिनाई कब लगता, एंटोनिम बताना होता तब लग जाता, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका 70 में क्या है, देखो फिर, नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हेयर। नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हियर, नॉट ओनली से स्टार्ट किया है, विल को पहले कर दिया, इन्वर्जन हो गया। बट आल्सो ही विल स्टे इन द हॉस्टल, यहाँ विल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, विल दोनों के लिए यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अगर नॉट ओनली के पहले विल लगा है इसका मतलब दोनों के लिए लगा हुआ है, ठीक, समझ गए। नॉट ओनली देखो, ही टेक एडमिशन हियर और ही विल स्टे इन हॉस्टल, दोनों वर्ब हैं, दोनों के। जब यहाँ शुरुआत में विल लग गया तो इसका मतलब ये दोनों के लिए विल लगा हुआ है, दोनों के लिए विल लगा है, तो यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत
नहीं थी। समझ गए? तो कहाँ इस एरर होगी? इसमें, बट आल्सो ही विल स्टे, तो ये वाला गलत हो गया, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। अब आगे आ जाओ। अब आगे आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो कौन से हैं? ये हैं बड़े बड़े वाले पैसेज। तो पैसेज 71 से लेकर के 80 तक पैसेज के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इसी को करने के कैसे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो पैसेज आप पढ़ चुके होंगे, मैं एक पैसेज पढ़ाऊंगा नहीं, देख रहे हो मैंने आंसर्स को हाईलाइट कर रखा है जहाँ जहाँ आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके, पैसेज आपके पास था, आप पढ़ के रखिए। हम मैं पढ़ाने लगेंगे तो ये वीडियो जानते हो अभी आधा घंटा बढ़ जाएगा। तो चलो सीधे पहुँचते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहाँ पर है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 71। पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो औसत जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, वो उसके बारे में ट्रू क्या है, क्या बातें कही गई हैं, क्या बात नहीं कही गई है, पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। इंडिया में जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु होती है, उसका लीडिंग कॉज क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। कुछ बीमारियों के नाम है, ये बताना है। 27 पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड हाई अंडर नरिश्ड पीपल। इंडिया में जो अंडर नरिशमेंट है, कुपोषण है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आपको पता लगाना है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ नॉट बीन प्रिवेलेंट इन कंट्री सिंस फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से कौन सी बीमारी है जो हमारे देश में व्याप्त नहीं रही है, छाई नहीं रही। 3-4 बीमारियां। तो पहले व्याप्त बीमारियां ढूंढोगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पहुँच पाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू अवर पैसेज। जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पहला वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा किया गया है विच ऑफ ट्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कौन सी बात ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखो लिखा हुआ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बीन कंसिस्टेंट इंक्रीज सिंस 1920। 1920 से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो कंस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। देखो कंस्टेंट इंक्रीज पर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लो, इंडिया इज होम ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल, ठीक। तो दो क्वेश्चन हम लोग एक साथ में क्यों ना कर लें। एक ये पॉपुलेशन वाला हो गया, इंडिया किसका मकान है, किसका घर है, 1.3 बिलियन पीपल का, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपका। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में क्या ट्रू है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया कंसिस्टेंट सिंस, जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, कंसिस्टेंट बनी हुई है या कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ये बात कंसिस्टेंट नहीं बनी है, बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज स्टिल एट इट्स ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो पे नहीं है। इन्होंने कहा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, ये राइजिंग हो गई है, ठीक है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसिस्टेंटली क्या कर रही है, राइज कर रही है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला सही होगा, ये ट्रू है, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन आ जाओ आप। ये रहा आपका क्वेश्चन। अच्छा डेथ काज ये है नहीं। अच्छा डेथ का काज आपको ढूंढना है, तो किस वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मिलेगा इस वाले पैसेज में, नहीं ये वाला पैसेज नहीं है, ये लास्ट वाला पैसेज होगा। इसमें डेथ काज, यहाँ देखो हार्ट डिजीज हैज़ बीन वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो डेथ काज है उसमें किसको लिया है इन्होंने, हार्ट डिजीज़ को लिया है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर कौन सा वाला, ये रहा आपका ये व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो क्या दिया है इन्होंने, हार्ट डिजीज़ को दिया है, ठीक है। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है कि मेन रीजन अंडर नरिश्ड, लोगों के अंडर नरिश्ड रहने का मेन रीजन क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे मिला है, देखो अंडर नरिशमेंट वाज लार्जली सीन अमंग लो इनकम फैमिलीज।
तो क्या है, लो इनकम फैमिलीज की लो इनकम जो है वो मेन कारण रहा है। तो आंसर आपका कहाँ है, देखो ये अंडर नरिशमेंट का मेन कारण क्या है, लो इनकम फैमिली है, ठीक है ना, ये तीसरा वाला हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो 74 में क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा कि कौन सी बीमारियां इंडिया में प्रिवेलेंट नहीं रही हैं कई सालों से। तो चलो इसको ढूंढ लेते हैं, इसको ढूंढते हैं तो देखें किस वाले में पार्ट में मिलेगा। यहाँ देखो इन्होंने कहा कि अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दैट वर प्रिवेलेंट इन द कंट्री वर, कौन कौन सी हैं, ठीक है, पहले देख लो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ है डेंगू है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है और HIV एड्स है। इतने का नाम लिया, किसका, डेंगू का, टाइफाइड का, ट्यूबरकुलोसिस का, HIV एड्स का, ठीक है। अब इनका देखें इन्होंने आंसर में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, मलेरिया दिया, पोलियो दिया, टाइफाइड दिया, डेंगू दिया, ठीक है। तो इसमें पोलियो का नाम इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है ना, तो ये पोलियो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में अब आपका क्वेश्चन है 75। इसमें इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज। यहाँ इन्होंने कहा इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब, ये बात गलत है। इंडिया इज़ द होम ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल, ये हम लोगों ने पहले ही में देखा था, सबसे पहले आपका जो पैसेज का पहला वाला पोर्शन था। देखो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, क्लियर हो लो। लिखा इंडिया इज होम टू ओवर 1.3 बिलियन पीपल, और यही हम देख रहे हैं किसमें, इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन था ना, इंडिया इज होम टू ओवर 1.3 बिलियन पीपल, तो ये वाला हम ट्रू कह सकते हैं, बाकी सब गलत है, एक ट्रू मिला हमको, ठीक है। चलो अब आपको दूसरे वाले पैसेज की ओर ले चलते हैं। तो दूसरा पैसेज ये रहा आपका, ठीक है। अब इसमें पहले क्वेश्चन, जैसे कि हमारी परंपरा ही है, पहले क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 76, इन्होंने क्या किया कि व्हाट सीम्ड डॉन्टिंग अबाउट ट्रेवलिंग टू हांगकांग। कुछ लोग हांगकांग जाने की सोच रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो डॉन्टिंग उनके दिमाग को टाएँ टाएँ कर रही है, वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये ध्यान देना कौन सी बात ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें से कौन सी बात गलत है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एयरबब इज द लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसी इन US, एयरबब US की लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसी है, ये बात हो गई। और जुकनिक्स आर बेस्ड एट टेक्सास, ये हो गया। जुकनिक्स हैव ट्रेवल टू 14 कंट्रीज इन 5 ईयर्स, जो जुकनिक्स हैं वो 5 सालों में 14 कंट्रीज में यात्रा किए थे बिफोर कोविड। आगे लिखा है कि अमेरिकन्स आर कीन टू रिज्यूमिंग ट्रेवल, अमेरिका के लोग ट्रेवल को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये 77 में हो गया। आगे आओ 78 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज स्टिल ट्रिकी अबाउट रिज्यूमिंग ट्रेवल। तो ट्रेवल को रिज्यूम करना, यात्राओं को फिर से शुरू करने में अभी भी ट्रिकी क्या चीज़ है, ये हमको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट में आ जाओ। इन्होंने कहा कि ट्रेवल लुकिंग, ठीक है, द ट्रेवल बुकिंग वर हाईएस्ट मंथली, मतलब मंथली हाईएस्ट लेवल पर किस मंथ में थी, ये देखा है, तो उसमें होगा किसी महीने में ट्रेवल बुकिंग सबसे ज़्यादा रही होगी। 80 में लिखा है कि वेयर हैव द जुकनिक्स ट्रेवल्ड पोस्ट वायरस स्कार। तो पोस्ट वायरस मतलब होता है जब कोविड ख़त्म होता है, कोविड का दौर ख़त्म होता है, तो ये लोग कहाँ ट्रेवल किए थे, ठीक है ना, कहाँ ट्रेवल किए थे, टेक्सास या USA या ऑस्ट्रेलिया या हांगकांग। तो चलो इसमें हम एक तरफ से आपको आंसर देखते हैं। तो पैसेज में निशान लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस की स्टार्टिंग लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट सीम्ड डॉन्टिंग, तो उनको क्या चीज़ डॉन्टिंग लगती है, मतलब हांगकांग की ट्रेवल करेंगे तो क्या चीज़ है जो उनको डॉन्टिंग लग रही है। एक ओर से देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि डॉन्टिंग में नहीं, ये डॉन्टिंग वाला ट्रिकी वाला क्वेश्चन है ये, तो डॉन्टिंग वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी नहीं है। डॉन्टिंग वाला क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि एयरबब INC है और राइवल होम रेंटल
साइट वर्ब है। सेड लुकिंग मेड इन द यूएस इन फरवरी रीच्ड देयर हाईएस्ट मंथली। अच्छा, ये तो मतलब ये कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा टिकट बिके थे, ये लगा इन फरवरी, तो सबसे ज़्यादा टिकट फरवरी के महीने में बिके थे, एक ये वाली बात हुई इसमें। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला हमको इसमें। अब अगला देखते हैं, डॉन्टिंग वाला कहाँ मिल रहा है हमको, ये क्वारंटीन वाला हो गया, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन, ये देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस है, फिगरिंग आउट वेयर दे कैन गो एंड व्हाट विल बी ओपन व्हेन दे गेट देयर रिमेन ट्रिकी। ये चीज़ ट्रिकी चल रही है इन लोगों के दिमाग में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं हम लोग आंसर में। और आपका क्वेश्चन पहला वाला ये था ना, नहीं पहला वाला डॉन्टिंग वाला था, तो डॉन्टिंग वाले में क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। पहले बताओ आप लोग क्या होगा आंसर इसका। डॉन्ट उनको किस बात का था, लेओवर का था कि एंट्री टू अमेरिका का था, या 21 दिन का क्वारंटीन वाला मैटर था। 21 दिन का क्वारंटीन वाला मैटर होगा, तो ये हम ज़रा आपको चेक करा देते हैं। 21 दिन का क्वारंटाइन, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। हांगकांग हैड बीन हाई ऑन देयर लिस्ट ही सेड टू द करेंट रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग। हाँ, तो यही चीज़ है जो इन लोगों के दिमाग में लगातार डॉन्ट करी, लगातार ये लोग परेशान हो रहे हैं। वो यही वाला सवाल था कि वहाँ चलेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, 21 दिन के क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। ये 21 दिन के क्वारंटीन वाला मैटर था, ये जो सबसे ज़्यादा इनको डॉन्ट कर रहा था, सबसे ज़्यादा इनको परेशान कर रहा था, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 में कुछ ऐसा ये लिखा ना, सीम्ड डॉन्टिंग पैसेज में। इसके ठीक पहले देखो क्या दे रहे हैं, इसके ठीक पहले देख रहे हैं इंक्लूडिंग, ये लिखा है कि 21 डे क्वारंटीन रिक्वायरमेंट, उसके बाद सीम्ड डॉन्टिंग। यही 21 डेज का क्वारंटाइन इनको डॉन्ट कर रहा था सबसे ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये क्या होगा, आगे आ जाओ। यही इसीलिए क्वेश्चन ये वाला चाहिए था ना, बार बार पलटना पड़ता है, यही तो दिक्कत है। क्या डॉन्ट कर रहा था इसको, ये वाला 21 डे वाला। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सी बात ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो इन्होंने ये कहा है कि एयरबब इज द लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसी। पूरे पैसेज में कहीं ये बात ही नहीं आई है कि ये लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसी है या नहीं है। लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसीज का नाम दूसरे में आया था, ये तो एयरबब तो थी ही नहीं ना लार्जेस्ट ट्रेवल एजेंसी में, ये नाम ही नहीं आया। तो यही वाला पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहिए तो आपको दिखा देते हैं हम एक बार, फिर ढूंढना पड़ेगा ये वाले में था, नहीं ये वाले में नहीं था। 3 स्लाइड है ना, तो ये 3 स्लाइड में यही दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अगले वाले में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। एयरबर्विंग एंड अराइवल होम रेंटल साइट, ये है ना। सेड, इन लोगों ने ये कहा कि बुकिंग मेड इन द यूएस द फरवरी रीच द हाईएस्ट मंथली लेवल। फरवरी में सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई थी। ये तो कह नहीं रहे हैं ना कि ये लोग सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेवल एजेंसी हैं, ये कहीं पे कहा ही नहीं है। तो ये बात कही ही नहीं गई है तो ट्रू कैसे हो सकती है। तो इसलिए वही वाला आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ये वाला था ना, हाँ ये वाली, ये लार्जेस्ट कहा ही नहीं गया तो ये बात ट्रू कैसे हो सकती है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज स्टिल ट्रिकी अबाउट रिज्यूमिंग। अभी भी ट्रिकी क्या है, तो ट्रिकी वाले में क्या था आपको याद है, दिखाते हैं पहला वाला। ये इसमें ट्रिकी पर बात हुई थी, पढ़िए। लिखा कि फिगरिंग आउट वेयर दे कैन गो, कहाँ जाएं, और व्हाट विल बी ओपन व्हेन दे गेट देयर, जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या हमको खुला मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्या था, रिमेन ट्रिकी। यही वाला आ जाओ आंसर में, ठीक है, यही वाला आंसर में आ जाओ। तो ये रहा आपका आंसर। कहाँ है, ये वाला तो है नहीं, तो ये वाला होगा। यहाँ है कि क्या है ट्रिकी, तो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सेफेस्ट, नहीं। वेयर, विच ट्रेवल एजेंसी, बिल्कुल नहीं। व्हाट डू, ये भी नहीं होगा। व्हाट विल बी ओपन,
जब हम वहाँ पहुँचेंगे, व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता नहीं क्या खुला मिलेगा क्या खुला नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थी जो उनको ट्रिकी लग रही थी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि किस महीने में हाईएस्ट बुकिंग हुई थी, तो हम लोगों ने अभी देखा था फरवरी के महीने में हुई थी। और ये कहा इन्होंने कि जो पोस्ट वार के बाद वो कहाँ जर्नी करने गए थे, तो मैं आपको बता दूँ ये गए थे टेक्सास। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है, आप ढूंढ लीजिएगा, टेक्सास गए थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू होगा और 100 तक का। तो 81 से 100 तक की कहानी में क्या होगा, ये एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट क्या होता है आपको पता है, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होती हैं, उसके लिए 4 ऑप्शन होते हैं, भरो। तो इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, जो आबादी होती है, उसके लिए लिटरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ा लिखा लिटरेट पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर अनस्किल्ड पॉपुलेशन होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तब बोझ हो जाती है। तो किसी भी देश के लिए लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पॉपुलेशन के लिए। आगे लिखा है कि डैश एंड इनफॉर्म्ड, ठीक है, डैश एंड इनफॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक डैश चॉइस। कह रहे हैं कि केवल पढ़ा लिखा जो सिटीजन है, इन्फॉर्म्ड मतलब क्या हुआ, ज्ञानी, जब जिसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जिसको नॉलेज होती है और पढ़ा लिखा होता है, केवल वही आदमी सही चॉइस कर सकता है डैश चॉइसेज एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डैश। और वही रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ कोई होगा प्रोग्राम होगा, उसको अंडरटेक कर सकता है, वही उसको स्टार्ट कर सकता है। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी, जो कम लेवल की लिटरेसी होती है, आर डैश ऑब्स्टैकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, वो हमारे आर्थिक विकास में बाधा ही है। और बाधा यहाँ ऑब्स्टैकल लिख ही दिया है, तो क्या होगा, एक बड़ी बाधा होगी। ठीक, यहाँ लगाओगे। इन इंडिया डैश हैज़ बीन स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल। इन इंडिया डैश हैज़ बीन, तो इंडिया में डैश हुआ अभी रहा है एक लगातार निरंतर लिटरेसी लेवल में इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। तो आगे आ जाओ, अब देखते हैं हम इसको पहले वाले में क्या भर पाएंगे। पहले में लिखा है डैश एंड इन, अब ये दा है, वन है, ओनली है और हु है। तो इन्होंने कहा, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, डैश एंड इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक डैश चॉइस। तो क्या कहोगे, केवल पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास में ढेर सारा नॉलेज होती है, वही आदमी एक सही चॉइस कर सकता है। तो यहाँ क्या लगाओ, सही ओनली। द एन, अब भैया जब यहाँ द एन लगा ही हुआ है तो द लगाने की क्या जरूरत है, ये कट गया और वन कट गया, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, एन लगा हुआ है तो ना वन लगाना है ना द लगाना है। हु एन इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ हु मतलब ना तो कौन के सेंस में ना तो जो के सेंस में आ रहा है, ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन, ये ठीक लग रहा है। अब आगे आ जाओ। अब अगला दूसरा वाला क्वेश्चन है फिलर नंबर 2 पे, यहाँ क्या लगाओगे, चॉइस है। तो केवल पढ़ा लिखा आदमी ही डैश चॉइस कर सकता है और रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम को अंडरटेक कर सकता है। तो क्या करेगा, कैसी चॉइस करेगा बताओ, कैन मेक बेस्ट चॉइसेज। अब चॉइसेज लिखा हुआ है ना, कैन मेक बेस्ट चॉइस, अगर बेस्ट के पहले दा लगा होता, ठीक, अगर यहाँ पे कहीं पर दा लगा होता तो हम बेस्ट लगा देते, तो दा नहीं लगा तो बेस्ट नहीं लगाएंगे। कैन मेक मेनी चॉइसेज, इंटेलिजेंट चॉइस या द चॉइस। कैन मेक द चॉइसेज नहीं होगा, कैन मेक मेनी चॉइस, हम मेनी चॉइसेज की बात नहीं है, कौन है, समझदारी वाली है। तो केवल पढ़ा लिखा और समझदार आदमी ही इंटेलिजेंट चॉइस कर पाएगा, समझ में आया, इंटेलिजेंट चॉइस यहाँ लगेगा, मेनी चॉइसेज नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है चॉइसेस लिखा हुआ तो मेनी लगा दें, देखो समझदार आदमी मेनी चॉइसेस नहीं करता बल्कि समझदारी से चॉइस करता है, मेनी नहीं लगेगा, अगर आपने लगाया हो तो समझ जाइए। अगला आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिलर नंबर 3 पे, यहाँ क्या होगा, तो एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छी चॉइस कर सकता है और एक अंडरटेक कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डैश। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस को शुरू करेगा, नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करेगा, यस। कंस्ट्रक्शन और रोड नहीं, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोड शुरू करेगा या कंस्ट्रक्शन, भाई यहाँ होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसको शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये आ गया आपका फिलर नंबर 4, यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ डैश ऑब्स्टेकल। तो एक बाधा है, लो लेवल की जो लिटरेसी है एक डैश बाधा है। कैसी बाधा है, एक माइनर बाधा तो नहीं होगी, न्यू बाधा और न्यू ऑब्स्टेकल या बिगेस्ट। अब आ लगा, यहाँ देखो आ लगा हुआ है तो बिगेस्ट तो लगेगा नहीं। सीरियस, हाँ सीरियस, ये हो गया क्या, एक गंभीर, एक सीरियस, एक बड़ी बाधा है। ठीक है, न्यू नहीं है, पुरानी पहले से चली आ रही है।
अब 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, देखो 5वें नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे लगाओ इन इंडिया डैश हैज़ बीन अ स्टडी इम्प्रूवमेंट। तो इन इंडिया देयर हैज़ बीन, ये वाला देयर तो नहीं लगाओगे, इट हैज़ बीन भी नहीं लगाओगे, हियर हैज़ बीन भी नहीं, क्या लगाओगे, देयर हैज़ बीन। इंडिया में एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रहा, तो देयर हैज़ बीन से हम लोग करते हैं ना, देयर इज देयर वाज ऐसे बनाते हो, तो ये वाला देयर लगता है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में भैया देखो अगला वाला सेट हमारा मतलब क्लोजेस्ट 86 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस के लिए है, इनको भी पढ़ो। तो देखो लिखा हुआ है द एवरेज वेदर इन लोकेशन, इन अ लोकेशन, जो मतलब किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह पर जो एवरेज वेदर होता है वो क्या करता है, ओवर सेवरल ईयर्स, मतलब किसी भी एक लोकेशन में, किसी भी एक जगह पर जो एवरेज वेदर होता है, कुछ समय तक का एवरेज वेदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डैश क्लाइमेट, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो उस क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है या उसको क्लाइमेट कहा जाता है, यहाँ लगेगा। आगे लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डैश इन दोज एवरेज सर्कमस्टेंसेज। क्लाइमेट चेंज किसको कहोगे, क्लाइमेट चेंज को हम कैरेक्टराइज करते हैं कि इन सर्कमस्टेंसेज में, जो एवरेज सर्कमस्टेंसेज है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, परिवर्तन आता है, तब क्लाइमेट चेंज होता है, परिवर्तन दूसरे में आ जाएगा। द फास्ट क्लाइमेट चेंज, ये देखो यहाँ लिख दिया ना, फास्ट क्लाइमेट चेंज है, ठीक। तो जो तेज़ी से क्लाइमेट चेंज है, वी आर प्रेजेंटली विटनेसिंग, जिसको हम इस समय देख रहे हैं, इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन्स डैश ऑफ ऑयल गैस। वो किसका परिणाम है कि जो इंसान है वो ऑयल गैस और कोल को जला रहा है होम्स में, इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमारे तेल, गैस और कोयले के जलाने की वजह से ये चेंज आ रहा है। तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, जलाने के सेंस में आएगा या यूज करने के सेंस में आएगा। व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर डैश, जब ये फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, यहाँ होगा जलाए जाते हैं, तो दे इमिट ग्रीन हाउस गैसेज, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज कैप्चर, ये गैसेज जो होती हैं सन हीट को कैप्चर करती हैं, जिससे वो प्लेनेट के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर पर टेम्परेचर जैसा कुछ आएगा, मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही वर्ड आएगा, इसी तरह का कोई वर्ड आएगा। अभी तो हम लोग गैस लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक तरफ से भरो, मतलब जी पैसेज है, पैसेज का आइडिया समझ में आ गया किस टॉपिक पर है। आगे इन्होंने कहा, चलो फिर से पढ़ते हैं, द एवरेज वेदर, ठीक है, एवरेज वेदर इन लोकेशन ओवर सेवरल ईयर्स इज डैश टू एज क्लाइमेट, उसको क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देखना कि टू भी लगा हुआ है, तो इज नोन, नोन लगाओगे तो इज नोन एज है, नोन के बाद टू लगाना नहीं होता, इज नोन एज, नोन टू एज नहीं होगा, इज नोन एज। अब इस कार्ड एज, कार्ड के बाद भी सीधे एज आएगा, टू नहीं लगेगा। सेट टू एज नहीं होगा, बल्कि रिफर्ड के बाद ही क्या लगा है, टू लगता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, रिफर्ड। आप लोगों ने नोन या कार्ड लगाया होगा, के नाम से जाना जाता है। तो भैया टू को क्यों इग्नोर कर दिया, अगर आपके फिलर के बाद में टू लगा है तो आपको वो फिलर चुनना चाहिए जिसके बाद टू लग सकता हो। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर होता है ना, इसीलिए आप देखे और लालच में आ गए, ये है नोन एज लगा दिया, टू कहाँ गया भाई, ठीक है। आगे चलो, ऐसी गलतियाँ किए हो तो कोई बात नहीं, अभी कर दिया ठीक है, कर दिया, अब मत करना, आइंदा एग्जाम में बिल्कुल मत करना। दूसरे वाले फिलर में क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डैश इन दोज एवरेज सर्कमस्टेंसेज। तो ये क्या होगा, ग्लैंस होगा नहीं होगा, चांस होगा नहीं होगा, मैंने कहा था चेंज के लिए लगेगा। शिफ्ट या डिक्लाइन, डिक्लाइन नहीं शिफ्ट, यही शिफ्ट होता है। चेंज करने के लिए क्या लगाओगे, अगर यहाँ चेंज लिखा होता तो अच्छा था, यहाँ पे लिखा है द फास्ट क्लाइमेट चेंज, तो चेंज के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, शिफ्ट ही लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट में आओ, फिलर नंबर 3, ये वाला क्या है, ह्यूमन्स डैश ऑफ। हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि जो ये सब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे इंसानों के द्वारा ऑयल, गैस, कोल अपने घरों में, फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टेशन में डैश करने की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पिल करते हैं, वेस्टेज करते हैं, परचेज करते हैं या यूजेज करते हैं। तो हमारा यूजेज की, हमारे द्वारा इन चीज़ों को यूज करने की वजह से हो रहा है। हम बर्निंग यूज किए थे, जब पढ़ा रहे थे तो हमने बर्निंग बोला था, बर्निंग नहीं, तो यहाँ पे यूजेज दिया हुआ है, तो बाकी में यूजेज ठीक लगेगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट रहा आपका ये
फिलर नंबर 4, यहाँ क्या लगाओगे? तो इन्होंने कहा कि व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर डैश, जब इन ईंधनों को जलाया जाता है, यहाँ तो जलाना ही लगेगा। तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस, तो बर्नड लगेगा ना, आर फ्यूज्ड, रिफाइंड और डिकम्पोज नहीं, जब इनको जलाया जाता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। नेक्स्ट में जो आप कौन सा हो गया, ये आखिरी वाला फिलर नंबर 5 है, ठीक है। तो प्लेनेट की किस चीज़ को ये लोग बढ़ा रहे हैं बताओ? तो भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन को ये क्या करती है, सन की हीट को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद रेज करेगी, प्लेनेट के पोल्यूशन को बढ़ाएगी, कि प्रेशर को बढ़ाएगी, कि टेम्परेचर को बढ़ाएगी या ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगी? तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएगी, थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक, अब आ जाओ 91 से लेकर के कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, 91 से 95 तक के लिए। तो ये बड़ा है पैसेज, लगी कहानी, ठीक है। पढ़ो, देयर आर डैश व्हेन एवरीवन हैज़ टू फेस ग्रीफ। देयर आर डैश मतलब ऐसा समय आता है सबके सामने जब किसी आदमी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। व्हेन समवन डियर टू वन सेल्फ, जब किसी आदमी का कोई नियर एंड डियर डाइज, मर जाता है, तो वन इज़ लेफ्ट इन अ स्टेट इन विच शॉक एंड ग्रीफ डैश ऑर्डिनरी लाइफ। जब किसी के परिवार में कोई नियर एंड डियर की डेथ होती है तो आदमी क्या होता है, शॉक एंड ग्रीफ की स्थिति में पड़ा रहता है, ठीक है, आ जाता है। ठीक, आगे लिखा है कि वन इज़ लेफ्ट इन अ सिचुएशन व्हेन वन फील्स देयर इज़ नथिंग वन कैन डू। ऐसी सिचुएशन में आदमी ये सोचता है कि अब उसके लिए करने को बचा ही क्या है, क्या करें हम। आगे लिखा है कि ग्रीफ एंड मॉर्निंग मतलब ये क्या होता है, शोक, दुख और शोक आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद ओनली डेथ। ये केवल डेथ से ही रिलेटेड नहीं है कि जब किसी की डेथ होती है तभी आपको शोक होगा, दुख होगा। इट आल्सो हैपेंस विद अदर टाइप्स ऑफ लॉसेस, जैसे कि इट कुड बी द लॉस ऑफ वंस जॉब, नौकरी चली गई, या लॉस ऑफ वंस हाउस, आपका घर छिन गया, या लॉस ऑफ क्लोज फ्रेंड या पार्टनर। तो इन सब चीज़ों से भी दुख होता है। बेस्ट पीपल हु आर एबल टू कॉप विद, जो सबसे अच्छे लोग हैं जो इसके साथ कॉप विद मतलब जो इसके साथ निपट लेते हैं, निभा लेते हैं, झेल लेते हैं, वो क्या है, दीज आर वो लोग होते हैं हु कम फ्रॉम कल्चर्स, ठीक है, जो हमारे मतलब हमारी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं ना, हमारी संस्कृति में मतलब हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं, हमारे साथ दुख साझा करते हैं, हमको समझाते हैं। तो फॉर्मल डैश इंसेंटिव मॉर्निंग रिचुअल्स, वो हमारे इंसेंटिव मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। मॉर्निंग में तो सुबह नहीं, ये शोक में जो हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जो एक तरह की परंपरा चली आ रही है, वो है। इन इंडिया वी हैव डाइवर्स रिचुअल्स, हमारे पास बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, डाइवर्स अलग अलग टाइप के, विच नाउ डेज आर बीइंग डिस्कार्डेड, जो धीरे धीरे हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, उन परंपराओं को छोड़े जा रहे हैं। बट दीज हेल्प इन द क्राइसिस, पर ये जो रिचुअल्स हैं वो क्राइसिस में हमारी मदद करते हैं। द नियर एंड डियर वंस कम टू शेयर द, जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो आते हैं हमारे पास, टू शेयर द ग्रीफ एंड अप्लाई बाम, वो आते हैं हमारा दुख बांटते हैं, दुख शेयर करते हैं, और अप्लाई बाम और राहत देते हैं, मरहम लगाते हैं। विद देयर वर्ड्स ऑफ सोलेस, अपने सांत्वना के शब्दों से हमारे घाव पे, दुख पे मरहम लगाते हैं। इन मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब शोक में, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कमिंग डैश टर्म्स, तो ये मतलब क्लोज आते हैं दुख की घड़ी में, मुसीबत के समय, मतलब शोक में ये लोग आते ही है, हमारी परंपरा है। देयर कम्स अ टाइम, एक ऐसा वक्त भी आता है, वन हैज़ टू गिव अप वंस ग्रीफ एंड रीजॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। एक समय ऐसा भी आएगा, थोड़े दिन तक आदमी शोक मनाता है, फिर एक समय ऐसा आता है जो अपने शोक को छोड़ करके फिर मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में वो आदमी आ जाता है। मॉर्निंग इन इटसेल्फ पासेस थ्रू, धीरे धीरे वक्त जो होता है ना, फेजेज मतलब दी फेजेज, इसी क्रम में धीरे धीरे कुछ समय लोग आते हैं शोक में, घर पे रहेंगे, धीरे धीरे घर का माहौल चेंज करेंगे, फिर जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे फर्स्टली क्या होगा, इट इज़ इन द नेचर ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ, तो थोड़े दिन में मतलब सबसे पहले क्या होगा, शॉक होगा, डिसबिलीफ होगा, आपको यकीन नहीं होगा आपके साथ क्या हुआ, अ फीलिंग ऑफ नंबनेस ओवरटेक्स, फिर आप सुन्न हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। द ब्रेन इज़ नॉट इन द पोजीशन टू डैश, ठीक है, मतलब दिमागी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक है ना। सो हैपेंस, ये सब होता इस तरह है कि वन एक्सपेक्ट्स द अराइवल ऑफ लॉस, ठीक है, थिंकिंग दैट नथिंग विल चेंज एंड ही विल बी विद द लास्ट वन, मतलब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हम बर्बाद हो गए, ठीक है। सेकेंड फेज क्या होती है, सेकेंड फेज में वन रियलाइजेज द ट्रूथ दैट लॉस हैज़ एक्चुअली हैपेंड,
फिर पहले तो उसको रियलाइज़ नहीं होता, यकीन नहीं होता, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये हो चुका है, जो हुआ है वो एक सपना नहीं है, वो हकीकत है। इट इज़ नाउ दैट वन फील्स द पेन। अब जब ये उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई में हमारे साथ ऐसा हुआ है, तब उसको दुख होता है। नाउ वन रिकलेक्ट्स द ओल्ड मोमेंट, फिर वो पुरानी चीज़ों को याद करता है। मेमोरीज ऑफ गिल्ट क्रीप्स इट, उसके बाद जो दुख मतलब एक गिल्ट की भावना है वो आ जाती है। तो पहले फिलर के लिए हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं ना, ये सब क्लियर करता हूँ। तो पहला फिलर क्या है भाई, पहला आपको यहाँ पे फिलर है, इसको भी क्लियर करो फिर आपको दिखाता हूँ। पहले में लगा देयर आर डैश व्हेन एवरीवन हैज़ टू फेस ग्रीफ। देखो हर आदमी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो हमें कष्ट को मतलब दुख सहना ही पड़ता है, जितने भी लोग हैं सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले फिलर में यहाँ नंबर 1 पे क्या है, तो ऐसे हर किसी के जीवन में फ्लैशेज आते हैं, टाइम्स आता है, जिफीज आते हैं या टाइम्स आते हैं, ठीक है, टाइम आता है। तो बताओ 91 पे अब क्या लगाओगे, क्लियर। तो 91 में क्या होता है, हर आदमी की ज़िंदगी में क्या आते हैं ऐसे टाइम्स, ऐसा वक्त आता है, क्लियर है। तो यहाँ टाइम यूज किया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, दूसरे नंबर पे तो पहले इसका फिलर देखो यहाँ पे क्या है। तो इन्होंने कहा कि व्हेन समवन डियर, किसी का जब कोई करीबी किसी की डेथ हो जाती है तो हम कैसी हालत में होते हैं, लेफ्ट इन ए स्टेट इन विच शॉक एंड ग्रीफ डैश द ऑर्डिनरी लाइफ। तो जो दुख है वो हमारी सामान्य ज़िंदगी पर काबू कर लेता है, वो उसको हमारे नॉर्मल लाइफ को कंट्रोल कर लेता है दुख। तो दूसरे नंबर पे हम कंट्रोल करने वाला चलेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए क्या लगाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरकम कर लेता है, ठीक है ना। राउट कर ले, राउट मतलब क्या होता है, ये परास्त करना हो जाता है ना, बुरी तरह परास्त करना। ये राउट नहीं लगे ना, थ्रेश लगेगा, यानी हिलेट मतलब होता है समूल नाश कर देना, जड़ सहित समाप्त कर देना। तो फिर ये भी नहीं लगे ना, जड़ सहित समाप्त तो थोड़े ने कर दिया है वो किसी को, ये हमारे इमोशन दुख के लिए लगा। तो दुख हमारी नॉर्मल लाइफ को क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, काबू कर लेता है। थर्ड नंबर पे क्या लगाओगे, देखो एंड है, और है, बट है, आल्सो है, तो कोई कंजंक्शन यूज करना है यहाँ पे। देखते हैं क्या कंजंक्शन लगा पाएंगे। तो ये रहा, तो इसमें यहाँ पे आ जाओ। इन्होंने कहा कि दोज हु कम फ्रॉम कल्चर्स दैट हैव स्ट्रिक्ट फॉर्मल इंसेंटिव मॉर्निंग रिचुअल्स। तो स्ट्रिक्ट है, फॉर्मल है और इंसेंटिव है, तो यहाँ पे क्या लगा ले, एंड लगा ले, क्योंकि सब 1 2 3 गिना रहे हैं। तो सुटेबल क्या लगेगा, एंड लगेगा। अगर हम यहाँ पे एंड लगाते हैं तो सबसे सुटेबल होगा, ठीक है। तो 93 में क्या लगा लो, एंड लगा लो, ठीक, यही आएगा। आर बट नहीं लगेगा ये सब, क्योंकि एक तरफ से गिनाते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास 2, ये तो कोई नंबर 4 में क्या लगेगा, यहीं पे क्या है, ऑफ है, 2 है और ऑन है। देख लेना, ये OFF वाला है, OF वाला है, 2 है और ऑन है। तो 94 में हम लोग क्या लगा पाएंगे, देखें आ क्या रहा है यहाँ पे 94 में, यह है कमिंग, देखा एसेंशियल पार्ट ऑफ कमिंग डैश टर्म्स। तो कमिंग ऑफ नहीं होगा, कमिंग टू टर्म्स होता है, ठीक है, कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। 5वें नंबर है पोजीशन 2, यहाँ क्या है, द ब्रेन इज नॉट इन अ पोजीशन टू डैश इट। तो ये पोजीशन 2 के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ क्या लगाओगे, तो एक्सेप्ट आएगा। मेरी समझ से दिमाग क्या होता है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है कि नहीं। तो एसेंट करना होगा, तो एसेंट नहीं होता है, दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं दिखा दूं आप लोगों को, देख लीजिए, नहीं तो ये है, यहाँ पढ़ो, ब्रेन इज नॉट इन द पोजीशन टू एक्सेप्ट इट, ये वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए क्या लगा, एक्सेप्ट ही सबसे सुटेबल यहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक। अब आ जाओ, अब आखिरी वाला एक और है, तो ये भी बड़ा सा है, तो इसमें देखो पढ़ के एक बार देखते हैं कि व्हेन ट्रस्ट इज ब्रोकन, जब भरोसा टूटता है, जब यकीन टूटता है किसी पर, तो एज इट इज़ बीइंग डन ऑफन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में ये भरोसे बहुत जल्दी टूटे हैं, विश्वास कोई तोड़ता है तो। द वर्ल्ड सीम्स अपसाइड डाउन, मतलब आदमियों के, हमको लगता है ना कि दुनिया उलट पुलट गई है। हु आर सफरिंग ड्यू टू देयर ट्रस्ट बीइंग ब्रोकन, जो लोग मतलब जिनका भरोसा तोड़ा जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उलट पुलट गई है। व्हेन क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स ब्रेक देयर डैश, तो जब क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड हमारे डैश को तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे भरोसे को तोड़ते हैं। यही बात चल रही है ना, भरोसा तोड़ने से।
जब बहुत करीबी, हमारे बहुत करीबी लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं, ठीक है, तब ऐसा होता है। इट डैश नेचुरल टू फील हर्ट, तो इट इज़ नेचुरल, जाहिर सी बात है यहाँ इट इज़ लगाओगे। तो जब हमारे करीबी लोग हमारा दिल तोड़ते हैं, हमारा भरोसा तोड़ते हैं, तो बहुत नेचुरल है कि हम हर्ट फील करेंगे एंड एक्सपीरियंस मिजरी, और हम दुख महसूस करेंगे, कष्ट। बट डैश अग्रज आर वेटिंग टू टेक रिवेंज डैमेज बोथ, बट लेकिन अगर हम ग्रज डैश अग्रज मतलब अगर हम शिकायत करते हैं या वेटिंग टू टेक रिवेंज, अगर हम बदला लेने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, डैमेज करती हैं। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेज, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है किसी आदमी के लिए। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, किसी भी आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि ही इज़ ऑलरेडी सफरिंग ए नेगेटिव इमोशन, कि वो हमेशा नेगेटिव इमोशन से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, जैसे रिवेंज है, ग्रज शिकायत के लिए लगता है, एंगर है, गुस्सा है। विल लेट हिम या हर डाउन, ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमको क्या करेंगे, नीचा ही दिखाएंगे, हमारा नुकसान ही करेंगे। वाट शुड वी वन डू, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। व्हेन डैश, जब हमारे साथ ऐसा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए। व्हेन डैश ट्रस्ट इज ब्रोकन, जब हमारा भरोसा टूट जाता है, इज द क्वेश्चन, सवाल ये है। माइंड कोचेज, जो माइंड के कोच हैं, जो लोग दिमाग मतलब जो लोग साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, रिलीजियस गुरुज हैं जो लोग, और वेलनेस ट्रेनर्स हैं जो लोग मतलब वेलनेस की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, मोटिवेशनल वगैरह हैं, ये लोग सजेस्ट करते हैं कि नोबल क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस, जो हमारी एक क्वालिटी है फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर देना सबको, तब हमें यही करना चाहिए। इट इज़ द क्वालिटी विच वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर आवर ओन वेलबींग, तो मतलब फॉरगिवनेस एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हमें अपनी कुशलता के लिए इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, फॉरगिवनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। इट डज नॉट सिंपली मीन फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, ठीक है ना, बल्कि वो भूल तो नहीं जाता, लेकिन आप संभलिए। इन्होंने कहा इट इज़ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इफ़ देयर इज समथिंग अनकम्प्रिहेंसिबल, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हजम नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, तो वी कैन ट्राई टू रिपेयर द रिलेशनशिप, तो हमें जो रिलेशनशिप है उसको रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉरगिवनेस हेल्प्स टू बी गुड, तो फॉरगिवनेस जो है वो क्या होती है, हमको गुड रहने में मदद करती है। एंड मेक्स वन स्टैंड हाई इन द एवरी ह्यूमन रिलेशन, और हम सबसे ऊपर होते हैं रिश्तों में। आगे लिखा सो फॉरगिवनेस इज नॉट ओनली पावरफुल, तो फॉरगिवनेस ना केवल पावरफुल है बट आल्सो पावर गिविंग, ये दूसरों को ताकत भी देती है। द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, अलॉन्ग विद द लाइफ्स ऑफ द पीपल, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें इन इट डैश ऑन ट्रस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हम चलते हैं एक और से भरते हैं, तो आपका जो पहला वाला फिलर है वो क्या है, ठीक है, तो पहले फिलर में हम चल रहे हैं, ये रहा हमारा, पहले इसको क्लियर कर लूँ फिर आता हूँ। तो पहला फिलर क्या है, तो जब कहते हैं बहुत ही जो करीबी लोग ब्रोक देयर डैश, हमारे डैश चीज़ को तोड़ते हैं, तो हमारी किस चीज़ को तोड़ते हैं बताओ पहले, ठीक है, तो हमारी किस चीज़ को तोड़ेंगे बोलो, हमारे ट्रस्ट को तोड़ेंगे या ट्रस्ट को तोड़ेंगे, द ट्रस्ट को तोड़ेंगे या ट्रस्ट को तोड़ेंगे बताओ। तो द ट्रस्ट, ठीक, पहले ही ट्रस्ट की बात हो रही है, तब क्या लगाओगे, द ट्रस्ट लगाओगे, ठीक है। फिर एक बार आपको सेंटेंस पढ़ा के दिखा रहा हूँ कैसे लगेगा ये, ठीक है। अरे यार इसमें तो एक गड़बड़ी आ गई है। When those friends are close relatives break देयर लगा दिया है, देयर द ट्रस्ट नहीं होगा, तो अगर यहाँ देयर लिखा है तो द लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, तो ब्रेक द ट्रस्ट, एक्चुअली यहाँ पे या तो ब्रेक द ट्रस्ट करें या तो ब्रेक देयर ट्रस्ट करें, तो द हटाना पड़ेगा, द नहीं लगेगा, ठीक है, द नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसके पहले देयर लगा हुआ, अब ये नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, भी दूसरा वाला लगाओगे, ब्रेक देयर ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट होगा। अब 97 में देखो, ये क्वाइट देखो, मोर देखो, क्वाइट देखो, मच देखो, ये दोनों क्वाइट का अंतर अभी हम बताए थे, मच मोर देखना है। तो हमारा दूसरा वाला फिलर क्या है, दूसरा वाला फिलर देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं कि इट इज़ डैश नेचुरल, इट इज़ डैश नेचुरल टू फील हर्ट, तो ऐसा महसूस करना डैश नेचुरल है, कितना नेचुरल है, ऐसा महसूस करना, कैसा नेचुरल होगा, ऐसा महसूस करना क्वाइट नेचुरल होगा कि मोर नेचुरल होगा कि मच नेचुरल होगा कि क्वाइट नेचुरल, तो ये वाला होगा, ये वाला क्वाइट, ठीक है ना।
ऐसा महसूस करना क्वाइट नेचुरल है, ये वाला है, बिल्कुल स्वाभाविक है। नंबर 3 पे आ जाओ। 3 पे होल्डिंग है, होल्ड है, ग्रैब है, ग्रैबिंग है, ठीक है। तो ये रहा थर्ड। बट डैश अग्रज, तो डैश अग्रज का मतलब क्या हुआ, होल्डिंग अग्रज। यहाँ देखो आर वेटिंग लिखा है ना, आर वेटिंग टू टेक रिवेंज, अगर वेटिंग में टेक रिवेंज है तो यहाँ पे होल्डिंग होगा, और शिकायत रखने के लिए क्या लगाएंगे, बट होल्डिंग अग्रज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या लगाओगे, ये होल्ड ग्रेव होगा नहीं, ग्रैबिंग अग्रज नहीं, बल्कि क्या होता है, होल्डिंग अग्रज, शिकायत, अपने मन में शिकायत रखना हो जाएगा। 2 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये लो, अब इसमें आपको क्या करना है, 99 पे क्या करना है, हर है, वंस है, हिज है, देयर है, तो हर जगह तो वन ही चल रहा है, पूरी कहानी सब्जेक्ट वन होगा तो वंस हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे है, यहाँ लिखा है कि व्हाट शुड वन डू, व्हाट शुड वन डू, अगर ये वन है तो यहाँ क्या लगाना होगा, वंस लगाओ, था किसी को क्या करना चाहिए जब उसका दिल टूटता है, तो यहाँ क्या आ जाओगे, ये वाला वंस आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे 5 नंबर पे, ऑपरेटेड, हैव ऑपरेटेड, ऑपरेट या ऑपरेट्स। देखो ऑपरेटेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और हैव ऑपरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ऑपरेट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्लूरल हो जाएगा और ये सिंगुलर हो जाएगा। तो आखिरी वाले पे आके देखते हैं ऑपरेट्स होगा या क्या होगा। क्वेश्चन पहले देखो, यहाँ लिखा है, तो इन्होंने कहा कि द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अलॉन्ग विद द लाइफ्स ऑफ द पीपल इन इट, तो इन्होंने कहा कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो सब हो गए। यहाँ पे लिखा है द इंटायर वर्ल्ड, द इंटायर वर्ल्ड मतलब पूरी की पूरी दुनिया, डैश ऑन ट्रस्ट, डैश ऑन ट्रस्ट मतलब इसी ट्रस्ट पर भरोसा करती है। तो ऑपरेट में क्या करना पड़ेगा आपको, ऑपरेट्स, ऑपरेट में ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटायर वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इंटायर वर्ल्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑपरेट्स। ऑपरेट्स का मतलब क्या हुआ, वर्ब में ऐसा लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना, क्योंकि इसमें पूरे में एक सिद्धांत, एक थ्योरी चली है। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस। ये कौन सा था, 18 नवंबर का शिफ्ट 2 और शिफ्ट 2 का पार्ट 2, ठीक। तो ये आपके कितने पेपर हो गए, कुल 5 पेपर हमने करा डाले, एक 6वां वाला बचा है, कल परसों 2 दिन में वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर आप लोग अपनी तैयारी करिए, खूब मन लगा के जम के तैयारी करिए। आपको ये डिस्कशंस कैसे लगे, कितने यूज़फुल लगे, अगर बढ़िया लगे हैं, आपको काम के लगे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसमें राइवलरी की कोई बात नहीं है, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सको, आपको भी फ़ायदा हुआ तो लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो एक और बचा है, उसको सेशन ख़त्म करेंगे, फिर अगली नई चीज़ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, खूब बढ़िया पेपर करके आइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।